शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 15 अक्टूबर, आज से 3 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी और वो खबर थी महूगंज, जो रीवा के आसपास ही महूगंज है। पहले महूगंज रीवा में ही आता था, लेकिन अब एक नया जिला बन गया है। वहाँ के विधायक हैं प्रदीप पटेल साहब। आप और हम सब जानते हैं कि प्रदीप पटेल इस समय अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से, वहाँ के जिला प्रशासन से काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले वहाँ एक एडिशनल एसपी के पैरों में दंडवत वो किया था और कहा था आप मेरी हत्या करा दीजिए, या नशे का कारोबार बहुत हो रहा है। उन तमाम सारी खबरों को भी हमने चलाया था। 15 तारीख को हमारे पास में एक किताब आई थी और वो किताब थी भगवान राम के खिलाफ। उस किताब में लेखक के रूप में प्रदीप पटेल का नाम था। हमने उस संबंध में अपने स्टूडियो में डिस्कस किया था। उस बात से प्रदीप पटेल नाराज हुए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, पर उनके कई समर्थकों ने मेरे खिलाफ, हमारे चैनल के खिलाफ एक ज्ञापन वहाँ कलेक्टर को सौंपा। मैं स्क्रीन पे आपको ये ज्ञापन दिखा रहा हूँ। इसमें 6 बिंदु का ये ज्ञापन है। 6 में से केवल पहला बिंदु ये सबकी खबर और रविंद्र जैन के खिलाफ FIR करने का आवेदन दिया गया था। सवाल यह है कि हम इन आवेदनों से नहीं डरते और बिल्कुल तय मान के चलिए कि पत्रकारिता जब हम करते हैं तो तमाम सारे सबूत अपने पास रखते हैं। आज तक विधायक जी ये नहीं बता पाए कि उन्होंने इस लेखक के, प्रकाशक के खिलाफ क्या कार्रवाई की, FIR क्यों नहीं कराई गई इस किताब को लिखने वाले। यदि विधायक जी ने वो किताब नहीं लिखी है तो असली लेखक कौन है, किसने विधायक जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। यद्यपि ये बात सत्य है कि जिस दिन तक मैंने कार्यक्रम बनाया था मुझे भी ये जानकारी नहीं थी कि विधायक जी ने वो किताब लिखी है नहीं लिखी है, क्योंकि उनके नाम से पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पे ये किताब है। क्या विधायक ने कभी पुलिस में शिकायत की? क्या पुलिस ने उसकी जांच की? क्या आरोपी पकड़े गए? आज मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच के नाम पर कुछ ये जरूर हुआ था कि विधायक जी की टिकट ना कट जाए, तो उस समय बात को संभाल लिया गया था और उनकी भारतीय जनता पार्टी से टिकट हो गई थी। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पे, जो मेरे खिलाफ FIR की आवेदन दिया गया है। 15 अक्टूबर को हमने कार्यक्रम चलाया था और 15 अक्टूबर को ही उनके तमाम सारे समर्थकों ने एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में कुल 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु मेरे और मेरे चैनल के खिलाफ FIR करने का है। अब पुलिस को निर्णय लेना है कि वो क्या करे, लेकिन इसमें कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। ये ज्ञापन की कॉपी आप अंतिम पेज देखें, इसमें नाम है संतोष तिवारी, राकेश तिवारी, फला फला, बहुत सारे नाम हैं, पर ना किसी का मोबाइल नंबर है, ना किसी का पता है, ना ये कहे कि शिकायतकर्ता कौन है। ये फर्जी शिकायत मेरे खिलाफ जो कराई गई है। तो आज मैं सीधे सीधे जो विधायक जी हैं प्रदीप पटेल साहब, उनसे निवेदन करता हूं, विधायक जी आप क्यों इस तरह से समर्थकों की ढाल बनकर उसके पीछे छुपते हो? यदि आपको लड़ना है और यदि आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप अपने नाम से FIR कराइए मेरे खिलाफ। मैं जवाब दूंगा कि मेरे पास में क्या प्रूफ है और मुझे किसने वो जानकारी दी है। आप समर्थकों को ढाल बनाकर जिस तरह मुझ पे हमला बोलेंगे ये उचित नहीं है। यद्यपि आज पुलिस ने इसकी जांच की है 3 दिन में, और जांच करने के बाद पुलिस ने ये आदम चेक काटा है। मैं सच बता रहा हूं कि मुझे भी ये कानूनी भाषा का जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आदम चेक जो कटा है उसमें ये लिखा गया है कि ये संज्ञेय अपराध नहीं है। इसमें पुलिस की जांच के बाद तय हुआ है कि ये FIR लाइक मैटर नहीं है। इसमें यदि आप जो पीड़ित पक्ष है, चाहे विधायक जी हों या विधायक जी के समर्थक हों, वे कोर्ट जाएं, परिवाद करें और यदि अपराध बनता है तो कोर्ट फिर अपना निर्णय लेगा। मैं इस मुद्दे पे भी माननीय विधायक जी से कहता हूं कि आप आ जाइए कोर्ट, मेरे पास जो कागज है मैं दूंगा। यदि आप निर्दोष हैं विधायक जी, तो मैं 40 साल 45 साल की पत्रकारिता में इतना कहता हूं कि हम भी इंसान हैं। यदि हमसे गलती हुई होगी तो हम क्षमा मांगेंगे सार्वजनिक रूप से, और यदि आपसे गलती हुई है तो आप क्षमा मांगिए। देखिए ये किताब किसने लिखी है, उसकी तह तक आज तक क्यों नहीं गए आप?
ये सबको पता है कि विधायक जी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लेकिन बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में आए, वे संघ की विचारधारा से प्रभावित हुए। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने संघ में जो एक कोर्स होता है वो भी किया हुआ है, और आज की तारीख में विधायक जी के जो विचार हैं वो टोटल उसी विचारधारा में जो बीजेपी और संघ की विचारधारा है। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विधायक जी इधर उधर से हमला करने के बजाय आप सामने आइए। आपको एक बात और बता दूं मैं कि 15 तारीख को जब हमने ये खबर चलाई थी, उसके 2 घंटे बाद कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा जी का एक इंटरव्यू भी अपने चैनल पे चलाया था, और अभय मिश्रा जी ने इन विधायक की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदीप पटेल गलत नहीं कर रहे हैं। महूगंज में जिस तरह का हो रहा है, जिस तरह का पुलिस का जुल्म चल रहा है, पुलिस के संरक्षण में जिस तरह से वहां नशे का कारोबार चल रहा है, प्रदीप पटेल बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हमने वो भी दिखाया था, आपने तब तो नहीं कहा। हमने जब आपकी एक तारीफ की जाती है वो भी हमने पूरा अपने चैनल के जरिए दिखाया है। आप चाहें तो अभी 15 तारीख को अभय मिश्रा जी का पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए। अभय मिश्रा जी ने जो आपकी तारीफ की हमने वो भी दिखाया है। लेकिन आज खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके वो समर्थक हमारे खिलाफ आवेदन दे रहे हैं जिनका नाम तो है लेकिन ना पता है ना मोबाइल नंबर है। आज पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। पुलिस ने एक अदम चेक काट दिया है और सीधा सीधा उनके समर्थकों को बोला है कि यदि आपको लगता है कि सबकी खबर में जो खबर है वो गलत है, आपको लगता है कि रविंद्र जैन ने मानहानि की है, तो आप कोर्ट जाइए। मैं भी आपको कहता हूं कि देखिए, डरने डराने से कुछ नहीं होगा। हम पत्रकार हैं, हमारे पास सूचना आती है। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि गलती हमसे हो सकती है, हम कोई ईश्वरीय वो नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हम पत्रकार हैं। यदि हमसे भूल हुई होगी तो विधायक जी मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन पहले आप सिद्ध तो करिए कि ये किताब आपने नहीं लिखी है। आप तय तो करिए कि किताब लिखी किसने है, और जिनने किताब लिखी है, आपका इतना बड़ा राजनीतिक नुकसान किया है, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की है वो भी थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद मैं आपके साथ बैठूंगा और आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। इसी चैनल पे मैं आपका इंटरव्यू दिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो डराने की बात होती है ना, उस पर बिल्कुल डरने वाले नहीं है। आप आइए कोर्ट, मैं उस पर भी आपका स्वागत करूंगा। और अब इसी मुद्दे पर जिस तरह पत्रकारों को डराने धमकाने की वो शुरुआत कर दी गई है कि विधायक जी खुद सामने नहीं आ रहे, अपने समर्थकों की आड़ ले रहे हैं, और समर्थकों के पते नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, पुलिस कैसे ढूंढेगी? भाई, आवेदक यदि आपने भेजा है थाने तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर भी देना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी मेरे साथ मेरे स्टूडियो में संयोग से हैं। मैं आप उनसे चर्चा करता हूं, और विधायक जी और मेरे बीच में जो चल रहा है, हम गौरव जी से एक तीसरे पक्ष की राय के रूप में बात करते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक लंबा पूरी भूमिका बना दी है इस पूरे प्रकरण में। क्या समझते हैं, आज हमारे पास जो खबर आती है, हमारे सूत्र हमें खबर देते हैं, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। हम कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां तो है नहीं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि विधायक जी अपना पक्ष रखना चाहें प्रमाण के साथ और हम ना दिखाएं, तो आप हमारे खिलाफ कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं, कुछ भी करें, पर विधायक जी सीधे अपने समर्थकों को थाने भेजते हैं और सीधे सीधे पत्रकारों को डराने, एफआईआर करने की धमकी देते हैं। ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। पहले पत्रकारिता में यदि कोई खबर गलत छपती थी या कुछ होता था तो संपर्क किया जाता था, तथ्य भेजे जाते थे प्रेस में, और प्रेस वाले उन तथ्यों के आधार पर खबर छापते थे। लेकिन अब जो हो रहा है कि एफआईआर, सीधी एफआईआर करने के लिए समर्थकों को भेजा जा रहा है। क्या मत समझते हैं आप? रविंद्र जी, सत्ता पक्ष के विधायकों, सांसदों के दबाव में पुलिस किस तरह काम करती है उसका एक उदाहरण है जो आपके खिलाफ एक अदम चेक काटा गया है, पुलिस ने जो दर्ज किया है, जिस पर कोई नाम पता नहीं है, नाम है लेकिन पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की जो केंद्रीय सतर्कता एजेंसी है, सीबीसी बोला जाता है जिसे, सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार है। उस एजेंसी के जो नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स में यह है कि अगर कोई व्यक्ति बिना नाम के शिकायत करता है तो, अगर कोई व्यक्ति छद्म नाम से शिकायत करता है तो उस शिकायत को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसे इमीडिएट रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस को पुलिस ने जो आज कार्रवाई की है, पुलिस को वो कार्रवाई इमीडिएट रद्द कर देना चाहिए थी। हालांकि आप इस आदम चेक के खिलाफ न्यायालय जाकर राहत पा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है वो स्पष्ट तौर पर इशारा कर रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायक किस तरह काम कर रहे हैं।
लेकिन गौरव जी, इस अदम चेक का जो अर्थ मैंने अभी सब समझा है, मैंने अपने वकीलों से भी बात की है, उनका कहना है कि इसमें पुलिस ने गलत नहीं किया है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर कर दूं और आपको भी शायद इस बात की जानकारी हो। पुलिस अदम चेक का मतलब होता है कि पुलिस ने आपके द्वारा दिए गए आवेदन को पर जांच कर ली है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है। उन्हें अदम चेक काट के उनको सूचना दे दी है कि ये अपराध नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि अपराध है तो आप कोर्ट जाइए, मेरे खिलाफ कोर्ट जाइए, कोर्ट मुझे भी बुलाएगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेगा। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि पुलिस की भूमिका अभी तक कोई ऐसी है कि कोई दबाव में काम किया हो, या क्योंकि उनके पास आवेदन आया, उन्होंने जांच की है। नहीं, देखिए, अदम चेक में जांच करती ना पुलिस, पुलिस को जांच करना थी। कोई पहले उनका पता और मोबाइल नंबर भी तो होना चाहिए। पता मोबाइल नंबर लेना था। जब सीबीसी जैसी संस्था छद्म नाम की शिकायत को एंटरटेन नहीं करती है, जब गुमनाम शिकायतों को एंटरटेन नहीं करती है, तो पुलिस को भी अधिकार है, पुलिस उसे रिजेक्ट कर सकती थी। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आपके खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन धरना दिए जाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक दबाव बड़े अधिकारियों पर बनाया जा रहा है, उसमें अधिकारियों की मजबूरी हो जाती है कि उन्हें वहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक कार्रवाई दिखाने के लिए करना होती है। लेकिन दिखाने के लिए भी कार्रवाई क्यों? मेरा सवाल इस बात पर है, क्यों आखिर उन्हें क्यों इंटरटेन किया जा रहा है? जब व्यक्ति पूर्णतः गलत है तो उस व्यक्ति को कभी भी इंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बाकी समाज में और बढ़ावा मिलता है, इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं। उन्हें रोकने के लिए आज अगर पुलिस स्पष्ट तौर पर मना कर देती कि हम आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आपकी शिकायत को स्वीकार भी नहीं कर सकते, रिसीव भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बेहतर कदम उठाया होता। लेकिन देखिए, मैं तो चूंकि मैच्योर जर्नलिस्ट हूँ, 40 साल 45 साल हो गए, और भय और डर जैसी कोई चीज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन एक जो नई पीढ़ी हमारे यहाँ आ रही है जर्नलिज्म में, उन पर क्या बीतती होगी? जिस तरह डराने का काम किया जाता है, मालिकों को कहा जाता है कि आप अपने पत्रकार को संभालिए, ये क्या हो क्या गया? किस तरह का माहौल आज पत्रकारिता में निर्मित हो गया है कि मतलब आप पुलिस पर 3 दिन से दबाव बना रहे हैं। 15 तारीख को आवेदन दिया था गौरव जी, 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई, और आज 18 तारीख को आखिर पुलिस को दबाव में अदम चेक काटना पड़ा। रविंद्र जी, एक उदाहरण और बता रहा हूं मैं आपको, मेरे ऊपर खुद का है। मैंने कुछ दिन पहले एक दिल्ली से अपहृत किए गए युवक की खबर लिखी थी, दिखाई थी, जिसे पुलिस के लोग गलत तरीके से उठा के लाए थे। पुलिस के एक डीसीपी ने मुझे बुलाकर यह कहा कि आपने ये गलत खबर चलाई है, आपको हमारा वर्जन लेना चाहिए, जबकि हमारे पास स्पष्ट तौर पर प्रमाण थे, सब कुछ था। मैं उनको अंततः यह कहकर उठा उनके पास से कि कृपया आप मुझे जर्नलिज्म ना सिखाएं, आपको जो भी करना था आप कानून में जाकर कार्रवाई करें, मैं उसका सामना करने तैयार। लेकिन फिर बात वहीं वही आती कि जिस तरीके से पुलिस अधिकारी हों, सिपाही हों, टीआई हों, या नेता हों, विधायक हो, मंत्री हो, या विपक्ष का भी नेता हो, आखिर क्यों पुलिस उन लोगों की जिद के आगे हार जाती है? इस प्रथा को बंद होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं पुलिस की कार्रवाई को गलत नहीं बता रहा हूँ, पुलिस कई जगह पर बहुत बेहतर काम करती है, लेकिन अगर एक चावल जिस तरीके से आपका खीर में से उठाया और उसको दिखा दिया तो वो पूरी खीर को खराब कर देगा। तो उस खीर को बचाना है। हम इस जो वातावरण है पूरे मध्य प्रदेश का या देश का, वो तभी सुधर सकता है जब हम स्पष्ट तौर पर मना करना सीख जाएं, वो चाहे मैं हूं, आप हूं या पुलिस अधिकारी। गौरव जी, मेरा मूल सवाल वही खड़ा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? हम लोगों का तो देखिए, एक तरह से ये मान के चलिए कि आप जितना जर्नलिज्म करना था और 5-7 साल, और हम इन तमाम सारी चीज़ों से गुजर गए हैं, हमने तमाम सारी चीज़ों को सह लिया है। आखिर पत्रकारिता में इस तरह का जो भय दिखाया जा रहा है, और खासकर ऐसे नेता जिनको खुद अपने गरेबान में झांकना चाहिए, जिन्हें खुद यदि उनको देखिए, अब तो अब मानहानि के मामले में कोर्ट ने एक नहीं 20 फैसले सुना दिए हैं कि मानहानि का केस वही व्यक्ति लगा सकता है जिसकी मानहानि हुई हो। ये समर्थकों को भेज देते हैं थाने में और जबरन करवाने की कोशिश करते हैं। ये केवल एक मानसिक दबाव है पत्रकारों के ऊपर कि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको कोर्ट में खींच लेंगे। इसीलिए रविंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी वही करेगी जो आप उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करके जाएंगे। अगर आप झुक जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी झुकेगी, और अगर आप तनकर खड़े रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी गर्व के साथ आपका नाम लेते हुए खड़ी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने गौरव जी को सुना। गौरव जी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्हें कहा कि हम जो करेंगे, हम जो यहाँ दे के जा रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को
निश्चित तौर पे वो उससे प्रेरणा लेंगे। और मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं इस मुद्दे पे नहीं डरूंगा, नहीं झुकूंगा। और यदि विधायक जी को लगता है तो वे कल ही कोर्ट में परिवाद लगाएं। मुझे पता है मेरे पास 50 इस तरह के उदाहरण हैं कि कोई भी समर्थक किसी की मानहानि के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, और फिर भी समर्थकों को लगता है तो वे आ जाएं, उनके विधायक जी आ जाएं। अब हम इतना जरूर करेंगे कि दिवाली के बाद हम खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये किताब लिखी किसने है और ये विधायक जी इस किताब को लिखने से पीछे क्यों हटे। किताब बहुत वर्षों से पूरी तरह से हवा में है, केवल टिकट के समय ही विधायक क्यों मना करते हैं कि मैंने नहीं लिखी है, और वास्तव में विधायक ने नहीं लिखी है और विधायक जी के नाम को बदनाम किया गया है, तो विधायक जी ने कार्रवाई क्या की है। इन तमाम सारी चीजों पे हम एक नहीं अनेक खबरें बनाएंगे, सीरीज चलाएंगे। विधायक के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश पूरी करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।